हेलो एवरीवन, मैं श्वेता सिंह मनसा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आईएससी गद्य संकलन से प्रेमचंद की पुत्र प्रेम कहानी। पहले हम प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। ये ठीक है। इसके बाद यह उर्दू में नवाब राय के उपनाम से कहानियां लिखा करते थे। हिंदी में लेखन के लिए इन्होंने प्रेमचंद नाम का प्रयोग किया। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक तथा निबंध लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका निधन हो गया। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं सप्त सरोज, लाल फीता, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम तीर्थ, पंच प्रसून, कहानी संग्रह, सेवा सदन गवन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, काया कल्प, उपन्यास, संग्राम करवला, प्रेम की बेदी, ये इनके नाटक के हैं। इसके बाद हम इसकी कहानी को पढ़ते हैं कि क्या है कि पुत्र प्रेम की कहानी में क्या है। मुंशी प्रेमचंद ने पुत्र प्रेम कहानी में बाबू चैतन्य की मन की कमजोरियों को दिखाया गया है। इनके 2 बेटे थे प्रभु। अब इसके ना मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे इसकी पूरी अच्छे से कहानी पुत्र प्रेम प्रेमचंद की। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था, मतलब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं लोग। और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी करते थे। वे वकील थे। 2-3 गांव में उनकी जमींदारी भी थी। बैंक में भी कुछ रुपए थे। ये सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। मतलब जो भी उन्होंने मतलब ये सब कुछ मतलब कमाया वगैरह है वो कहाँ से आया उनका, सारे उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद ये वकील बनने के बाद, ठीक है, ये सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि 2 में से किसी का कुछ भी उपकार ना होता तो वह बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। मतलब फालतू का खर्च करते ही नहीं थे वो। व्यर्थ को वह विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनसे माँ बाप को कुछ ज़्यादा ही आशा होती है कि ये बन जाएंगे, वो अपने हिसाब से लगा देते। लेकिन जो बच्चे पढ़ते ही नहीं उन लोगों से कोई आशा ही नहीं होती है कि वो पास भी हो जाए, घर वाले उसी में खुश हो जाते हैं। आशाएं थी। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते, मतलब जो आगे की पढ़ाई वगैरह होती है उसके लिए उन्हें आगे मतलब भेजना चाहते थे किसी और, मतलब जैसे दूसरी कंट्री में भेजते हैं ना कि मतलब अच्छे से और अच्छी वो उस हाई पोस्ट के लिए उसे बैरिस्टर बनाना था। मतलब जो बड़ा वकील होता है उसे वो बनाना था। उनके जीवन को सबसे बड़ी अभिलाषा थी। अभिलाषा मतलब क्या होता है, उनकी इच्छा थी कि, किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। बीए मतलब होता है बैचलर डिग्री, जो आप 12th के बाद करोगे। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, पर ज्वर में कमी नहीं हुई। मतलब ज्वर मतलब बुखार की। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ ना हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था। क्षीण का मतलब क्या होता है, कमजोर, और मतलब वीकनेस आने लगी होगी उसको। उठने बैठने की शक्ति ना थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए हैं और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, अब कोई बीमार है, जैसे ठीक नहीं हो रहा है तो मन में आता है ना कि क्या कारण है ऐसा। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है ये। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता हूँ। संशय मतलब क्या होता है, संशय मतलब होता है डाउट, मतलब कोई चीज़ मतलब आपको ऐसे उसमें नहीं रखना चाहता हूँ कि झूठ में कि हाँ ठीक हो जाएगा ये वो, ठीक है, वो सच सच बताना चाहता है। मेरा अनुमान है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, हमारा बैक्टीरियल डिजीज होती है, जो मतलब जुकाम उसकी तरह ही होता है। वो भी जुकाम जैसे कोई छींकता है खांसता है तो उससे फैलती है, मतलब फैलने वाली बीमारी मान लो एक तरीके की, एक से दूसरे को फैल जाती है।
ठीक है। चैतन्य व्यग्र होकर कहा, तपेदिक मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका दूसरा नाम भी है, क्षय भी बोलते हैं उसको, ठीक है। डॉक्टर, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण कैसे होते हैं, जैसे खांसी होती है, उनको खांसी होती रहती है, उसका शरीर मतलब बहुत कमजोर होता रहता है उनका, इसलिए उन्हें डॉक्टर, और बुखार भी नहीं उतरता है उनका, उन्हें कभी बुखार तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ऐसे रहता है। चैतन्य दास ने अभी विश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें कोई विस्मकारी बात सुन पड़ी हो, तपेदिक हो गया। मतलब उस टाइम के लिए मतलब उनका इलाज भी नहीं होता था, इसलिए मतलब बहुत भयंकर बीमारी मानते थे। डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को ना था। डॉक्टर, संभव है मित्रों से इसके जम कीटाणु मिले हों, मतलब किसी के मैं संपर्क में आया हो जिसको ये बीमारी हो तो उससे सब फैल गई होगी। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। मतलब ये बीमारी ज्यादा उस तक नहीं पहुंची कि खतरनाक हो जाए, मतलब पहली स्टेज में ही होगी। इसकी 3 स्टेज होती है ना, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली स्टेज में ही होगा ये, क्योंकि लंग्स तक, दूसरी स्टेज में लंग्स तक पहुंच जाती है और मतलब लंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, मतलब पूरा ही खराब से होने लगते हैं वो। इनके मतलब सांस लेने में तकलीफ भी आ जाती है, ऐसे कि तकलीफ होने लगती है उनको। चैतन्य दास, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में, मतलब जो ठंड की बात कर रहे हैं, मैं इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। चैतन्य दास, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे? डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सके। मतलब कोई बीमार भी होता है तो मतलब उन्हें उसे स्ट्रेस लेने के लिए मना करते हैं। अब जो पढ़ते हैं, जो टॉपर होते हैं बच्चे, उनको तो स्ट्रेस होता ही है ना, कि अगर कोई चीज़ थोड़ी भी ना पढ़ी हो तो परिश्रम कर सकेंगे। ठीक है डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के योग तो ये शायद ही हो सके। चैतन्य दास, किसी सैनिटोरियम, मतलब जो हॉस्पिटल होता है जहाँ पे मतलब अच्छी, मतलब पहाड़ी, मतलब जहाँ खुली मैदान होता है ताकि वो ना अच्छे से रह सके वहाँ, और मतलब खुली जगह में मैं भेज दूँ तो कैसा हो? डॉक्टर, बहुत ही उत्तम। चैतन्य दास, तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे? डॉक्टर, हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। मतलब इनको मानसिक स्ट्रेस लेने के लिए साफ सीधा सीधा मना करा होता है। अगर तुम बीमार हो तो तुम अगर स्ट्रेस लोगे तो बीमार, स्ट्रेस से क्या होता है, तुम खाना पीना छोड़ देते हो, उसी बीमारी को लेकर बैठे रहोगे कि हाँ अब तो कुछ नहीं हो सकता ऐसे करके। तो इसलिए वो क्या बोलता है, उसको चिंता मतलब करने के लिए साफ साफ मना करा होता है। चैतन्य दास नैराश्य भाव से बोले, ठीक है, तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए, प्रभु दास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। अब बीमारी मतलब, अब उस टाइम तो इतनी अच्छी मतलब वो भी नहीं थी कि फैसिलिटी मेडिकल की लोग मतलब एकदम से ठीक हो जाए, लेकिन आज के ज़माने में तो हर चीज़ की बीमारी का इलाज हो गया है ना अब तो। उसमें धीरे धीरे, पर वो धीरे धीरे दवाइयाँ लगती हैं, तो मतलब ये एकदम से ठीक नहीं हो पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे उसको। वह पड़े पड़े बहुधा बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्या पढ़ा करता था। मतलब जिसको मतलब ये रोग रखा है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये? प्रभु दास की, ठीक है। वो मतलब पढ़े पढ़े सोचता रहता है कि मतलब जो लोग, हम लोगों की आदत होती है ना, कोई बीमारी हो जाती है या फिर हम उसको सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि मतलब क्या है, कैसे है, ये ठीक भी होता है या नहीं। फिर मन मन में मतलब घबराने लगते हैं, ऐसे टेंशन लेने लगते हैं। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता था। मतलब जो भी हमारे जो भी सिम्टम्स वगैरह हैं वो तुम उससे देखते हो कि क्या क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिरचित सा हो गया था। 2-4 दिन भी दशा संभली संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन भी ज्वर को प्रकोप बढ़ जाता था। मतलब इसमें क्या होता था कि कभी कभी बहुत तेज बुखार हो जाता था, कभी कभी कम हो जाता था, निराश हो जाता। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया, मतलब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि मैं मतलब ठीक ही नहीं हो गया कि इस रोग से उसे मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन को की भी चिंता छोड़ दी, पथ्यावत का विचार ना करता, घर वालों की निगाह बचाकर औषधियां जमीन पर गिरा देता। मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था। मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता, यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भाव में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक ममृगता पाई जाती थी। मतलब अब ऐसे हो गया ना कि मतलब मन में उदास आ गया कि मतलब मैं ठीक ही नहीं होगा। उसको सब समझ में आ गया था कि उसका मतलब उस बीमारी से जल्दी अब ठीक नहीं होने वाला है वो। समाज और
वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता था। मतलब अब उसके मन में मतलब वो खत्म हो गया ना, मतलब डर खत्म हो गया अब, कि अब कोई जीने की इच्छा नहीं उसकी। अब उसको पता चल गया कि मैं बचूंगा नहीं, इसलिए वो ना मतलब जो भी बात कहता था एकदम खुल के करता था, बिना उसके डरे से, ठीक है, निडरता से हर बात को आलोचनाएं करता था। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। मतलब वो उसके पिता क्या सोचने लगे कि अब कुछ भी क्या फायदा नहीं है, इस बीमारी से ठीक नहीं होगा तो अपने पैसे खर्च क्यों करना इसने बेकार में। तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। मतलब अगर उनके अंदर पुत्र प्रेम वगैरह और लोगों का मतलब वो डर नहीं होता, मतलब लोग क्या सोचेंगे इस चीज़ का डर नहीं होता, तो वो घर पे भी खर्च नहीं करते। ये लोग दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने पुत्र के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं इसलिए। जाड़े का मौसम था, मतलब ठंड की बात कर रहे हैं। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर, मतलब टेम्परेचर मतलब थर्मोमीटर से वो नाप रहे थे, कुर्सी पर बैठे, तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया है, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य हो जाता है। मतलब अब तक तो उसने दवाई नहीं खाई थी, उससे क्या हो गया, उसकी बीमारी और बढ़ने लगी थी। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो हो, इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं। मतलब एक्सपेक्ट, मतलब वो ऐसे देखते हैं कि मतलब हम क्या बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं वो, और अनुमान सदैव सत्य नहीं होता है। आपको जहरवारी अवश्य हुई। जहरवारी मतलब जैसे कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने खर्च कर दिया, अधिक हानि हो गया, आपका खर्चा भी हो गया, या फिर लोन भी चढ़ जाता है, लोग जैसे बीमारी में बहुत कर्जा ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी, ठीक है। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिए। नागवार मतलब अच्छी नहीं लगी, ठीक है। उसका चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य मतलब प्रेम दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। मतलब अपने भाई के लिए वो पूछने आया है। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट करा कि कहाँ पे भेजने से कहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा, वो डॉक्टर बताते हैं, ठीक है। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ठीक है, अब उन्हें चिंता होगी थी खर्च की। ज्यादा से ज्यादा 3,000, साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आवेंगे। मतलब बोल रहे कि वहां जाएंगे तो मतलब और अच्छे से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है, साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यों के त्यों लौट आए तो मतलब अब वो सोच रहा है कि नेगेटिविटी आ गई उसके अंदर कि अब यहाँ तो ठीक नहीं हुआ, वहां जाके कौन सा ठीक हो जाएगा वो। तो ईश्वर की इच्छा, आपको ये तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। मतलब जो तुम करना चाहते थे वो तुमने कर दिया है, ऐसा नहीं कि तुमने मतलब कुछ कसर रहेगी कि बाद में अफसोस हो कि हाँ काश मैं ये कर लेता, ऐसे करके, ठीक है। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। मतलब उसके मतलब पिता भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ क्या चाहती थी कि वो चला जाए, उनका बेटा ठीक हो जाए, ठीक है। कितना भी खर्चा हो जाए उन्हें कोई चिंता नहीं होती। अंत में माता की धिक्कारों का ये फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। मतलब उसका बेटा भी मतलब ऐसे ही बोलने लगा अपने पिता की तरह। लेकिन जब उसकी माँ की बात सुनी तब उसको थोड़ा मतलब उसको थोड़ा शर्म सी आई कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, मतलब उसकी माँ का नाम भी है,
माँ का नाम क्या है? तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की न नश्वरता की लोकोक्तियां कहीं। इन शास्त्रों से विजय लाभ ना हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी, मतलब रोने लगी। ठीक है, बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शहर प्रहर के सामने ना ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की। अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी तो कब रुपए हाथ में आने दो, मतलब हो जाएगा पैसों का खर्च, बोलो पैसे तो आने दो। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूँ किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती बैंक में तो रुपए हैं, मतलब उसकी बीवी बोली कि बैंक में तो पैसे हैं और जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएगा, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहां वह केवल प्रारंभ ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभु दास का भी है। मतलब बोल रही है कि मतलब कुछ उसका आधा हिस्सा उसके बड़े बेटे का भी है। ठीक है, बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। मतलब उसको लग रहा है कि अब उससे कोई आशा नहीं है, ठीक होगा नहीं। ठीक है, वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाव मतलब लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का मतलब वेस्ट नहीं करना चाहता है वो। ठीक है, हास नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई, मतलब शॉक टाइप में। ठीक है, जीत कर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। मतलब शिवदास क्या हो गया, वो बीए पास कर ली उसने। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। मतलब उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको कहाँ भेज दिया? उसको इंग्लैंड में। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनका अंतःकरण में सदी इच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं के लिए ठीक है, को लिए हुए परलोक सिधारा। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। मतलब उसका निधन हो गया था, किसका? उसके बेटे का। ठीक है, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी। अब क्या हुआ, वो रो रहे थे बैठ के वहां पे। ठीक है, उसकी लाश जल रही थी तब। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्त अवस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। मतलब वो अब वो रिग्रेट कर रहे हैं वहां बैठ के कि काश मैंने उसे वहां भेज दिया होता तो शायद वो ठीक हो सकता था। मैंने 3,000 का मुंह देखा और पुत्र रतन को हाथ से खो दिया। ये कल्पना प्रति क्षण सजग होती थी और उनके ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से वेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दृग्ध कारणी ना थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक आरती के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वह सबके सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिंता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है, कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे। आप लोग यहाँ कम कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई 100 आदमी साथ आए। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किस लिए? चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला। हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। खाट मतलब चारपाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसने जहां बताया लेकर गए, चित्रकूट, हरिद्वार,
प्रयाग सभी स्थानों स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उनसे कोई कसर नहीं की, मतलब उसमें कोई कसर नहीं की उसने, कि जो डॉक्टर ने बोला, जितना खर्चा बोला, जहाँ बोला दिखाने को, उन्होंने वहाँ सब जगह दिखाया। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे दे तो ऐसा दे। इसने रुपया को ठीकरे समझा, घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में सुहा कर दी, थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बली के सामने आदमी का क्या बस है। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य ही नहीं मिलता। मतलब पैसा मतलब आता जाता रहता है, खर्च होता रहता है, कि एक जगह रुकता नहीं है। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में ये लालसा तो नहीं रह गई कि हाय ये नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है, धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस को कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। मतलब अपने अंदर ही सोचते रहते और अपने आप को धिक्कारते रहते कि काश मैंने ऐसा कर दिया होता वैसा। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया है। ऋण मतलब क्या होता है, लोन, ठीक है। उनकी आत्मा सुख और शांति, यहाँ लोन का मतलब है कि एक तरीके का भार होता है मन में, कि हाँ काश मैंने, कि एक तरह से दबदबाई हो जाता कि मन में, कि काश मैंने ऐसा करा होता तो काश मेरे ठीक हो जाते, ऐसे करके ना, कि मेरे दादा ठीक हो जाते, जिंदा रहते, उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। ठीक है। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे, एक एक शब्द उनके हृदय में शेर के समान चुभता था, मतलब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था उन्हें। ठीक है। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, ये इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्य श्रेष्ठी संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। इस कहानी का मतलब उद्देश्य क्या था, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित पुत्र प्रेम प्रसिद्ध कहानी है। लेखक ने एक पिता चैतन्य दास की मनोभावना का वर्णन किया है। चैतन्य दास वकील हैं, अच्छी खासी जमींदारी और बैंक में रुपए हैं, हर बात को अर्थशास्त्र की नजर से देखते हैं, बिना फायदे के कोई कार्य नहीं करते हैं। उन्हें अपने बड़े पुत्र प्रभुदास से बहुत बड़ा प्रेम था। ठीक है। उससे वे बड़ी बड़ी आशाएं पाल रहे थे। देव इच्छा से वह बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर उसे इटली के किसी अच्छे सैनिटरी में भेजने की सलाह देते हैं, लेकिन 3,000 रुपए के खर्चे तथा किसी गारंटी न होने के कारण वह पीछे हट जाते हैं। मतलब कोई, कि उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक ही नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि मतलब वो ठीक भी हो जाएगा या नहीं। ठीक है। 6 मास बाद प्रभुदास की मृत्यु हो जाती है। मणिकर्णिका घाट पर युवक की बात सुनकर आत्मा गलीन से भर जाते हैं कि 3,000 रुपए के लालच में पुत्र को खो दिया, अतः उनका हृदय परिवर्तन होता है कि मतलब चेंज होता है, कि मन में सोचते काश मैंने इतना खर्च कर दिया होता है, पैसे नहीं बचाए होते। प्रभुदास की अंत्ययोति ही में वे हजारों रुपए खर्च कर डालते हैं। लेखक कहानी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए, स्वार्थ को पर हित की बात सोचना कर मतलब सोच कर चाहिए। ठीक है। सोच समझ कर करनी चाहिए। जान है तो जहान है, मर जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आता है, बाद में केवल पश्चाताप ही बचता है, अतः मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना ही उचित है। मतलब उन्होंने ये शीर्षक क्यों लिया था इसके ऊपर। ठीक है। पुत्र प्रेम कहानी शीर्षक की सार्थकता। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत कहानी पुत्र प्रेम में बाबू चैतन्य की मन की कमजोरी को दिखाया गया है। वह वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी थी, धनी होने के बावजूद भी फिजूल खर्ची विश्वास नहीं रखते थे, मतलब फालतू का खर्च नहीं करते थे, किसी भी खर्च को सोच समझ कर ही करते थे, जब तक उनका उसमें फायदा ना हो तब तक उसको खर्च करते नहीं थे। कहानी पुत्र प्रेम में लेखक ने आरंभ से लेकर अंत तक चैतन्य दास के पुत्र प्रेम को दर्शाया है। प्रभु दास के बीमार होने और 3,000 रुपए खर्च की बात सुनकर पिता चैतन्य दास पर इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र की बात सोचते हैं। वे छोटे बेटे को जमींदारी बंधक रखकर इंग्लैंड भेज देते हैं, अतः मणिकर्णिका घाट उनका हृदय परिवर्तन होता है। उनकी कृपणता उदारता में बदल जाती है। मतलब पहले वो
मतलब अपने सोचते हैं कि मतलब इतना वो दिखाते हैं पुत्र प्रेम को एक तरीके का, उसके बारे में कि फालतू में खर्च नहीं करेगा, ये सब कुछ बोलते रहे, ठीक है। उसके बाद मतलब उनकी वहाँ पे मणिकर्णिका उस इंसान से मिले, उसके बाद उनसे उनका मन क्या होगा, परिवर्तन हो गया, उनके उदारता से बदल गई मतलब उसकी, ठीक है। अतः पुत्र प्रेम शीर्षक उचित व सार्थक है। इस कहानी में इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।